हे गाइस, टावर गॉड की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे बैम और डैंगने एक तरफ भागने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बैम के टीममेट्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और उनके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि वो बाहर वॉरशिप तक पहुंच सके। लेकिन मैड डॉग बैम का रास्ता रोक लेता है ताकि उससे लड़ाई कर सके। अब इस स्टोरी में आगे बैम मैड डॉग से सीधे कहता है कि अपने से कमज़ोर लोगों से नहीं लड़ता, इसलिए साइड हट जाओ। लेकिन सुन के मैड डॉग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने से कमज़ोर, शायद मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ईजी था पहले की फाइट्स में, और इसीलिए मैं ब्लड तमारा की पूरी पावर यूज़ करूँगा। इसी के साथ ही उसके आसपास एक बहुत ही खतरनाक पर्पल ऑरा बनने लगता है, जिसका यूज़ करके वो बैम के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक शिंशो अटैक करता है। लेकिन बैम अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा के बहुत ही आराम से इस चीज़ को डाइवर्ट कर देता है और अपने शिंशो का यूज़ करके इस अटैक को बेअसर कर देता है। ये देखकर मैड डॉग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये और भी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। लेकिन बैम अपनी शिंशो की बूंदों का यूज़ करके एक बहुत ही खतरनाक शील्ड बनाता है और उस पूरे अटैक को भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही बैम मैड डॉग के बहुत ही पास आके समझाता है कि पिछले कुछ सालों में मैं टावर के बहुत ही सारे छुपे और सीक्रेट जगहों पे गया, जहाँ मैंने बहुत ही सारे पावरफुल लोगों को देखा जो कि रैंकर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे हाई रैंकर से भी ज़्यादा पावरफुल थे। रहस्यमयी रेगुलर भी थे जो कि बहुत सारे रैंकर से भी ज़्यादा पुराने समय से एग्जिस्ट करते थे, और इसीलिए बेस्ट रेगुलर का टाइटल तुम पे सूट नहीं करता। मैड डॉग सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एक पंच बैम की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बैम उस सारे पंचेस से बच जाता है और बहुत ही आराम से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करके मैड डॉग पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी के साथ हम बैम के फ्लैशबैक में 2 साल पहले टावर के कहीं बीच में देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग ज़मीन में पड़े होते हैं और एक बूढ़ा सा आदमी एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है जो कि बैम को देख रहा होता है और बैम से पूछता है, तुमने यहाँ तक आने के मेरे सारे स्टूडेंट्स को पेल दिया, तुम आखिर हो कौन? ये बूढ़ा सा दिखने वाला रेगुलर, इसका नाम हाचाई होता है, जो कि एक रिक्लूसिव फाइटर होता है जिसने रैंकर बनने से मना कर दिया था। और हाचाई के इस क्वेश्चन को सुन के बैम आंसर करता है कि उसने अपने मास्टर इवान हॉल से एक मास्टर के बारे में सुना था जो कि मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट है और यहाँ रहते हैं। बैम हाचाई को देख के ये भी कहता है कि मुझे पता है आप पहले से कमज़ोर हो गए हो क्योंकि आपने रैंकर बनने से मना कर दिया था, और ना अब आपके पास पहले जैसी जवानी है और ना ही वो ताकत। लेकिन फिर भी मार्शल आर्ट सीखने के लिए मेरे पास आपसे बढ़िया टीचर नहीं है। मैं अपने घुटनों में बैठ जाता है और इससे रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ मुझे अपने तरीके सिखाइए, मैं मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है आपकी तरह। हाचाई बैम के रिक्वेस्ट को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और उसे कहता है, तो तुम इवांग हॉल ने भेजा है, मेरा उस पर एक एहसान है, तो ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम पहले से ही बहुत पावरफुल हो और तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, और शायद इसलिए तुम अपने असली पोटेंशियल को ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ स्क्रैच से सीखना होगा। इसके साथ ही हाचाई को ये भी भरोसा होता है कि जिस लिमिट तक वो नहीं पहुंच सका, उस अल्टीमेट मार्शल आर्ट तक बैम पहुंच सके। उसके साथ ही हाचाई बैम को अपने दिमाग में सब कुछ शांत करके उस पर फोकस करने बोलता है जो उसके पास है, और अपने हाथ से एक शून्य का निशान बनाता है। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बैम की मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम भी जीरो ही है, जिसके द्वारा उसने मैड डॉग को मारा था। इस अटैक से मैड डॉग दूर ज़मीन पर जाके गिरता है, लेकिन वो गुस्से के साथ और भी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। बैम भी उसे उठते हुए देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने भी जीरो की उतनी पावर यूज़ की थी जिससे वो बेहोश हो सके, लेकिन वो अभी भी उठा हुआ है। इस पर डैंग बैम को कहता है ये शायद ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है क्योंकि इसके अंदर यामा का ब्लड है। डैंग बैम को एक्सप्लेन करता है कि हमारे जैसे कैनिन पीपल के अंदर यामा का एक बहुत ही एनिशिएंट और लेजेंडरी ब्लड है, और ट्रांसफॉर्मेशन वो छुपी हुई पावर है, वो स्पेशल एबिलिटी है जो सिर्फ कैनिन पीपल के पास होती है और कुछ सेकेंड्स के लिए जाग पाती है, लेकिन ये टोटल चांस पे डिपेंड करता है। लेकिन टाइम के साथ वंशावली इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि कोई भी अब फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, सिर्फ लॉर्ड यामा को छोड़ के। और मैड डॉग के अंदर भी लॉर्ड यामा का खून है, और इसीलिए वो भी अवेकनिंग कर पा रहा है, थोड़ा ही सही, लेकिन वो भी अवेकनिंग कर सकता है। और जब भी ऐसा पहली बार होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जो कि उस व्यक्ति को सहना पड़ता है, और ये शायद बेहोश भी रहे कुछ समय के लिए। इसे सुनकर बैम कहता है ये तो अच्छी बात है, हम इसी समय का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन डैंग बैम से पूछता है, तो क्या तुम इसे अभी मारोगे नहीं? और ये तुम्हें जियो वियोल ग्रेस कह क्यों बुला रहा था? और अगर ये तुम्हारा सही नाम है तो तुम एक स्लेयर कैंडिडेट हो, तो क्या यह सच है? ये सुनकर बैम उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत है कि मैं एक स्लेयर कैंडिडेट हूँ? लेकिन डैंग कहता नहीं, इससे तो मुझे तुम पे और भी बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया, क्योंकि स्लेयर कैंडिडेट के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी से इन लोगों को जिंदा छोड़ दे रहे हो। और इसी डिस्कशन के साथ बैम और डैंग वहाँ से जंप करके जेट के ऊपर कहा जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लुई डैंग को देखते उससे गले लग जाता है और हम देख पाते हैं कि दोनों ही काफ़ी खुश हैं। वही यूल बैम से कहता है कि तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर बैम कहता है हाँ सही में इंजीनियर्स अमेजिंग होते हैं। और डैंग से कहता है तो डैंग तो हमें यामा के पास चलना चाहिए, क्या तुम इसे देखने चलोगे? ये सुनकर डैंग कहता है मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन लुई और मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे मिशन में हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन लुई इस चीज़ के खिलाफ होता है, क्योंकि वो डैंग से कहता है अगर तुम आ गए
तो यामा तुम्हें अपना एक फाइटिंग डॉग बना लेगा और तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। लेकिन डैंग डैंग उसे कहता है जितनी सारी चीज़ इसने हमारे लिए की है हम इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन लुई बैम को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो उन्हें जाने देगा अगर लुई इसकी हेल्प करता है तो। और बैम बहुत ही कॉन्फिडेंटली लुई से कहता है कि अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम दोनों आज़ाद रहो यामा के पास जाने के बाद भी। तुम्हें बस मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। यूली सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो पहली बार यामा के अड्डे पे जा पाएगा। लेकिन ऑग्नी उसे बताता है कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे वही एंट्री कर सकता है जिसे यामा ने इनवाइट किया हो, जो कि बैम, लुई और डैंग डैंग थे। और इसी के साथ ऑग्नी बैम को अलविदा कह के वहाँ से दूसरे जेट में बाकी सभी को लेकर चला जाता है। और बैम, लुई और डैंग डैंग कुछ दिनों बाद बेडरॉक की उड़ती हुई शिप के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ उनका इंतजार कून और रैक कर रहे होते हैं। रैक बैम को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे ब्लैक टर्टल कह के बुलाता है। वहीं बैम दूर से कून को ठीक हुआ देख लेता है और भाग तो उसके पास आता है और उससे कहता है तुम दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हो, तुम अब ठीक हो पहले से, है ना। जब कून उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मुझे अभी भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, उसके अलावा मैं बाकी सब चीज़ों में ठीक हो चुका हूँ। इसके साथ ही बैम शिविश्व के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। इसके जवाब में कून ये बताता है कि वो अभी कुछ समय के लिए आराम करने गया है ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें और बता सकें कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। वहीं कून बैम के हेयर स्टाइल की भी तारीफ करता है कि तुमने वापस अपने बाल ग्रो करने शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब बैम कहता है ये अभी उतने लंबे नहीं हुए जितने मैं चाहता हूँ। और कून लुई से पूछ के भी कहता है क्या तुम डैंग डैंग हो, लेकिन बैम बताता है कि ये लुई है और उसके बगल में जो खड़ा है वो डैंग डैंग है। ये सुनकर कून थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि आज से पहले मैंने कभी किसी को गलत नहीं पहचाना, ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके साथ ही बैम और कून की डिस्कशन चालू हो जाती है। कून ये सुन के बहुत ही सरप्राइज होता है कि बैम डैंग डैंग को फ्री करना चाहता है और यामा डैंग डैंग को एक फाइटिंग डॉग बनाना चाहता है जिसका प्रॉमिस क्राका उससे कर चुका है। लेकिन बैम जवाब में ये कहता है कि हमने सिर्फ डैंग डैंग को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली थी, उसे कभी फाइटिंग डॉग बनाने के लिए नहीं कहा, और हम डैंग डैंग को आज़ाद करके ही रहेंगे। और अगर यामा हमारे बीच में आता है तो मैं उससे भी लड़ूंगा डैंग डैंग की आज़ादी के लिए। ये सुनकर खून और भी ज़्यादा डर जाता है कि तुम उससे लड़ोगे, यानी कि यामा से। वहीं दूसरी तरफ हम यामा के महल केज के अंदर वहाँ के दरबार को देख पाते हैं जहाँ पे यामा अपने आदमियों से कहता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, ये इडियट मुझे और कितना वेट कराएंगे डैंग डैंग को यहाँ लाने में, मेरा मन करता है कि मैं इन सभी को मार दूँ। लेकिन गार्डो यामा को समझाता है कि आपकी इतनी सारी पावर होने की वजह से अगर आपने कुछ भी किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर साबित हो सकता है और इससे फग में उथल पुथल मच सकती है। ये सुनकर फग गार्डो को कहता है तो जाके उन बेवकूफ़ों को समझाओ कि डैंग डैंग को जल्दी मेरे पास लेके आएँ। और तभी यामा का एक खबरी उस दरबार में आके यामा को बताता है कि मैंने अभी अभी सुना है कि मैड्रॉक की शिप में स्लेयर कैंडिडेट जियो व्यूल ग्रेस अभी अभी डैंग डैंग को लेके मैड्रॉक की शिप पर आया है। यह सुनकर गार्डो सरप्राइज हो जाता है और इससे पूछता है तो क्या उन्होंने सच में उसे ढूंढ लिया। और साथ ही गार्डो ये भी कहता है कि हमें कैनिन टूथ फेस्टिवल पजल का आखिरी पीस मिल चुका है। वहीं यामा भी ये बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जाओ उन्हें कहो कि डैंग डैंग को मेरे पास लेके आए, मैं चाहता हूँ कि वो एक रग रैट को सबसे खतरनाक फाइटिंग डॉग बनते हुए देख सकें। वहीं हम बैम को कून से डिस्कस करते हुए देखते हैं कि कैसे अगर यामा ने उसे फ्री करने से मना कर दिया तो बैम यामा तक से भी लड़ जाएगा ताकि वो डैंग डैंग को आज़ाद करवा सके। इसी के साथ टावर ऑफ गॉड की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।